हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, करंट अफेयर्स का 20 जून 2020 का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अपीयर हो रहे हैं तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारी टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन अवेलेबल है आप लोगों के लिए, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डिटेल्स वगैरह जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 हम लोग को देखने को मिलता है सिविल सर्विसेज के सिलेबस में, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। आज सबसे पहले पेपर 2 से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं आई है। देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। पेपर 2 की पहली न्यूज में हम लोग डिस्कस करेंगे वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में। वैक्सीन नेशनलिज्म, कभी कभी सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये फलाना टर्म जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है। तो देखिए गाइस, आप याद रखिएगा कि वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब सिंपल सा ये है कि पहले हमारी कंट्री के अंदर जितने भी सिटीजन थे, जितने भी रेसिडेंट्स हैं, तो उनको पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग दूसरी कंट्री में वैक्सीन को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती हैं डोमेस्टिकली हमारी कंट्री के अंदर, सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारी कंट्री के लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। और जैसे ही हमारी कंट्री के लोगों को वैक्सीन मिल गई, उसके बाद फिर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज आपको अपने माइंड में डालनी है। इजी तरीके से याद रखने के लिए, आप अपनी सिविल सर्विसेज की अभी तैयारी कर रहे हो, आपसे कोई आपके नोट्स मांगेगा तो आप आज की डेट में नहीं दोगे, क्योंकि आपकी तैयारी चल रही है। जैसे ही आपकी फर्स्ट रैंक आ गई, आप सिविल सर्विसेज क्लियर कर गए, तो उसके बाद क्या करोगे, आप अपने नोट्स फिर दोगे लोगों को। तो एक बार आप अपना काम पूरा करो, उसके बाद फिर दूसरों की मदद करो। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हम लोग को वैक्सीन नेशनलिज्म के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सिंपल सी चीज आप लोग को याद रखनी है। और अभी एट प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और रशिया, इवन और भी काफी सारी कंट्रीज ये इसी चीज पर टारगेट कर रही हैं कि ये सबसे पहले प्रायोरिटी देंगी अपने डोमेस्टिक मार्केट्स को, यानी कि अपने लोगों को, और अपने मतलब अपनी कंट्री के अंदर लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगी। फिर उसके बाद फर्दर वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने का काम जो है वो किया जाएगा। क्योंकि अभी देखो, कोरोना वायरस से रिलेटेड अभी चीजें चली रही हैं, ऑलरेडी वैक्सीन बनाने की चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। अब एक बार वैक्सीन बन के तैयार हो जाएगी फाइनली, तो उसके बाद फिर ये सब प्रोसीजर में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, तो इसलिए अभी से ही ये सब प्रोसीजर पर जो है वो विचार चल रहा है। और ना ही सिर्फ कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर आने वाले, क्योंकि अभी हमने देख ही लिया है कि कितना बुरा हश्र जो है वो इस प्रकार की डिजीजेस का, वायरसेस का हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रोसेस जो है वो बनाने पर काम करना शुरू कर दिया, और इस प्रकार की इंटरनेशनल लेवल पर प्रोसेस हम लोग को देखने को मिल रही है। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये जो हम लोग को देखने को मिलता है वैक्सीन नेशनलिज्म, तो ये प्री परचेज एग्रीमेंट के ऊपर आधारित होता है। अब देखो, एक कोई कंपनी है, तो ऑब्वियस ही बात है, कंपनी जो है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करे या अपनी कंट्री के अंदर जो है वो माल बेचे, राइट। किसी की अगर आप कोई कल को कोई कंपनी खरीदते हो, कोई भी चीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलते हो, तो ये आपके ऊपर पूरी ऑब्वियस ही बात है कि आपका पूरा हक है कि या तो आप डोमेस्टिक मार्केट में बेचो, या फिर अगर आप उसको एक्सपोर्ट करो, तो ये आपके ऊपर पूरी चीज होती है। तो इसीलिए वैक्सीन वगैरह जो चीज होती है इस प्रकार की, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ एक प्री परचेज एग्रीमेंट कर लेगी। उनके साथ एक ऐसा एग्रीमेंट होगा कि भाई पहले हमारी कंट्री के अंदर वैक्सीन की नीड को फुलफिल करना है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, उसके बाद फिर आप जो है वो पूरे फ्री हो बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। बट आप पहले प्रायोरिटी रखोगे किसके ऊपर, हमारी कंट्री के अंदर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर। तो ये समझौता, ये एग्रीमेंट जो है वो पहले से जो है वो डिसाइड किया जाता है। क्योंकि आप पहले से डिसाइड नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो मैन्युफैक्चरर जो भी होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके तो राइट्स को आप वायलेट कर रहे हो, उसको आप ट्रेड करने का मौका नहीं दे रहे हो, उसकी कुछ चीजें जो है वो लिमिट कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए पहले एग्रीमेंट कर दिया जाता है, जिससे कि किसी प्रकार का वायलेशन ना हो, सामने वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो भी एग्री रहे कि हाँ ठीक है, हम पहले अपनी कंट्री की नीड्स को फुलफिल करेंगे, देन फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे। गॉट इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियरली समझना है। और वैक्सीन नेशनलिज्म जो है गाइस, ये नया नहीं है कंसेप्ट, ये पहले भी हो चुका है। 2009 में H1N1 फ्लू पेंडेमिक जो है उस समय हुआ था। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, H1N1 किससे रिलेटेड है? नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए। कई बार मैं आप लोग को इसके बारे में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए H1N1 फ्लू किससे रिलेटेड है। अब देखिएगा, इस वैक्सीन नेशनलिज्म जो है ये हार्मफुल भी हो सकता है। अब अभी तक तो हमने देख लिया कि ये होता क्या है, बट इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि ऑब्वियस ही बात है कि वैक्सीन का एक्सेस जो है ये इक्विटेबल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आप अगर अपनी कंट्री में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री के लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ा एक इशू है। जैसे कि कल को इंडिया वैक्सीन डेवलप कर लेती है कोरोना वायरस की, तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश ले लो आप, नेपाल ले लो, भूटान ले लो, तो यहां पर जो है वो वैक्सीन नहीं जाएंगी। मालदीव्स वगैरह ले लो, श्रीलंका ले लो, है ना, तो यहां पर जो है वो वैक्सीन नहीं जाएंगी। तो क्या हो रहा है कि यहां पर ये जो छोटी कंट्रीज है, जो अभी डेवलपिंग, इंडिया के कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें, इंडिया तो वैसे भी अब इमर्जिंग कंट्री की कैटेगरी में आ गया, उसको हम लोग डेवलपिंग भी नहीं बोलते हैं अब।
तो ये वाली चीज भी एक याद रख लीजिएगा। इंडिया को आपसे डेवलपिंग शब्द मत यूज करना, कभी भी मेंस वगैरह में लिखोगे ना आप, तो इंडिया इज नॉट अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया के लिए आप लिखोगे इंडिया इज ए इमर्जिंग कंट्री। अब वो डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस से थोड़ी ऊपर बढ़ चुकी है, तो वो आपका आंसर जो है वो अच्छा लगेगा उससे, इमर्जिंग अगर आप लिखोगे तो वही मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, तो उसको अगर हम लोग नहीं पहुंचाएंगे वैक्सीन वगैरह, नेबरिंग कंट्रीज को मदद नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वहां की कंट्री के जो लोग हैं उनको बड़ा नुकसान होगा, उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के खिलाफ जा रही है ये वाली चीजें। तो यही चीज यहां पर बताई गई है कि इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो ये है कि इक्विटेबल एक्सेस वैक्सीन का नहीं हो पाता है। वो बड़ा एक खतरनाक बात हम लोग को देखने को मिलती है, यहाँ पर हानिकारक है ये वाली चीज। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताया जाता है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है उनको काफी ज्यादा रिस्क होता है, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर है, तो इसका भी एक बेसिक आइडिया आप लोग को इससे रिलेटेड होना चाहिए था। और पेपर 2 से रिलेटेड आज एक ही न्यूज थी, और आज सैटरडे है तो ज्यादा न्यूज तो वैसे भी आती नहीं है, तो आज पेपर 2 की भी एक ही न्यूज हम लोग को देखने को लिए। बट हाँ, पेपर 3 में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा, इस ड्रग, एक मेडिसिन की बात करेंगे हम लोग, डेक्सामेथासोन। ये अगर क्वेश्चन आता है डेक्सामेथासोन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एक ड्रग है, एक दवाई है। और ये दवाई कोई नई नहीं है, ये पहले से मार्केट में अवेलेबल है दवाई, बट अभी यूके ने ये डिक्लेयर किया है। मैंने यूके को इसलिए यहां पर हाईलाइट किया है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये वाली बात नहीं करी है। ये सिर्फ एक कंट्री कह रही है कि ये जो दवाई है उसको लेने के बाद जो सीवियरली इल कोरोना वायरस के जो पेशेंट होते हैं, जो काफी गंभीर होते हैं कोरोना वायरस के पेशेंट, तो उनमें मृत्यु दर, डेथ रेट जो है वो 1/3 तक ऑलमोस्ट ये दवा जो है वो रिड्यूस कर सकती है। तो ये यूके ने कहा है, तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी याद रखनी है। डब्ल्यूएचओ ने नहीं कहा है, तो इसलिए एकदम से इस पर भी हम लोग को नहीं मानना है क्योंकि ये कंट्री कह रही है। डब्ल्यूएचओ कहती तो ऑब्वियस सी बात है, डब्ल्यूएचओ का जो डिसीजन होता है वो सिर्फ एक कंट्री के ऊपर आधारित नहीं होता। वो पहले देखते हैं अलग अलग कंट्री में इसकी टेस्टिंग हो रही है, ज्यादा लोगों तक इसकी रीच पहुंच रही है, इसका बेनिफिट ज्यादा लोगों तक मिल रहा है। तब जब ऐसा होता है, जब ये वाला सिनेरियो होता है कि ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं, तब जाकर डब्ल्यूएचओ फिर डिक्लेयर कर देती है एक पर्टिकुलर फलाना मेडिसिन या कुछ और, है ना। प्रिकॉशंस वगैरह भी इस प्रकार से चीज है। तो ये वाली चीज भी आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैंने बकायदा यूके को यहां पर हाईलाइट किया, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। अब थोड़ी सी इस दवाई के बारे में बात करेंगे, डेक्सामेथासोन के बारे में। तो ये मेडिसिन इजिली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाती है मेडिसिन। ये जो है वो इन्फ्लेमेशन वगैरह को प्रिवेंट करती है बॉडी के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि कोरोना वायरस में इन्फ्लेमेशन हम लोग को देखने को मिलता है, और कोरोना वायरस की काफी सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां हैं जिसके बारे में भी हम लोग ने डिस्कशन किया है। याद आ रहा है, एक दो नाम आप लोग को पता होने चाहिए, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, तो ये दवाई भी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है। एक दो नाम अगर आपको याद आ जाए और, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, राइट। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिन लोग को भी होती है, जिन लोग को वो दवाई दी जाती है जिनमें इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन हम लोग को देखने को मिलता है, तो उनकी भी काफी सारी दवाइयां यहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट को दी जाती है। तो उनमें से वैसे ही एक दवाई जो है वो है डेक्सामेथासोन, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत काम की चीज है आप लोग के लिए, कि ये दवाई जो है गाइस, ये सालों से स्पोर्ट पर्संस भी यूज कर रहे हैं, और इवन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इसको प्रोहिबिटेड सब्सटेंस की अपनी लिस्ट में शामिल किया है। एंटी डोपिंग एजेंसी, ये क्या है? तो देखो गाइस, कभी कभी आप लोग को पता होगा कि जो रेसलिंग होती है, बॉक्सिंग वगैरह होती है, या फिर कोई एथलीट होते हैं, तो उनके लिए हम लोग को देखने को मिलता है कि उनका जो रिंग में जाने से पहले उनका टेस्ट होता है एक, कि उनकी बॉडी में कोई इस प्रकार का सब्सटेंस तो नहीं है। जैसे कि अगर कोई रेसलिंग करने जा रहा है, अब उसने एक ऐसी दवाई खा ली है जिससे कि उसको जो मुक्के पड़ रहे हैं उसको उस मुक्के का असर ना हो अभी उस समय रिंग के दौरान, राइट, और वो पावरफुल रहे एकदम, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो फिर गलत हो रहा है ना। रिंग मतलब जो कंपटीशन है उसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। सामने वाले ने जो है वो एक ऐसा ड्रग यूज किया हुआ है जो कि उसको बेनिफिट दे रहा है, और सामने वाले के खिलाफ जा रहा है वो वाला, तो ये जो है वो हेल्दी कॉम्पिटिशन का हुआ। ये तो आप जो है वो गलत कर रहे हो, आप कोई ऐसे सब्सटेंसेस का इंटेक कर रहे हो जो कि आपको जिताएगा। तो ये ऐसी जो गलत चीजें होती हैं, ठीक है, ये सब चीजें जो होती है वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बैन करती है, प्रोहिबिट करती है। उनमें से एक ये दवा है, क्योंकि इस दवा को खाने के बाद जो एथलीट वगैरह जो होते हैं गाइस, तो उनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर कोई एथलीट है, अगर कोई मस्कुलर टास्क कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको उस समय दर्द नहीं होगा, राइट, जो भी वो करता रहेगा। जैसे कि मान के चलो कोई एक नशीला पदार्थ होता है, जैसे कि कोई एक इंसान है, उसको जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी एक इंसान नशे में है, तो उसको अभी मारोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी नशेड़ी को मारते रहो, वो बाकायदा बात करेगा, उठेगा, पर उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब उसका नशा उतरेगा तब उसको दर्द होगा, बट एट अ टाइम जो हो रहा है उसको तो दर्द नहीं हो रहा ना। तो दिस इज द थिंग। तो इसलिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कुछ ऐसे जो सब्सटेंस जो होते हैं उसको बैन कर देती है, जिससे कि एथलीट वगैरह जो होते हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को बैन कर दिया जाता है। उनमें से एक ये डेक्सामेथासोन है। अब इसमें एक और चीज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है,
एक तो ये बैन कर दी गई है, बट क्या होता है कि स्पोर्ट पर्सन फिर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, बट यहां पर कहा गया है कि सिर्फ कंपटीशन के दौरान वो इसका उपयोग नहीं कर सकते। बाकी स्पोर्ट पर्सन इसका उपयोग करते हैं अपने इन्फेक्शंस वगैरह को जल्दी रिकवर करने के लिए, अपनी इंजुरीज वगैरह जो है उसको जल्दी रिकवर करने के लिए। और इसका इफेक्ट काफी अच्छा होता है, पहले दिन से इसका इफेक्ट शुरू हो जाता है और लगभग इसका इफेक्ट लास्ट करता है 3 से 4 दिनों तक, यानी कि इसका ज्यादा लंबे समय तक इसका इफेक्ट होता है इंसान की बॉडी के अंदर। तो ये सिंपल सी चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें होती हैं जैसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी आ गया यहां पर, और ये दवाई का रिलेशन हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इसको प्रोहिबिट भी किया हुआ है, प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाला हुआ है, बट यहां पर बकायदा मेंशन किया है कि सिर्फ स्पोर्ट पर्सन इसको कंपटीशन के दौरान नहीं लेंगे, उसके बाद फिर ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट काफी सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बकायदा कहती है कि अगर किसी इंसान ने पिछले 6 महीनों तक भी अगर ये दवाई ली होगी या ये फलाना सब्सटेंस लिया होगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा रिंग में उतरने के लिए। तो ऐसी चीजें भी लॉन्ग टर्म वाली भी होती हैं, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं, यहां पर सिर्फ ड्यूरिंग द कंपटीशन की यहां पर बात हो रही है। क्लियर है यहां तक पूरी बात है आप लोग को? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब बात हो रही है यहां पर मालबार एक्सरसाइज के बारे में। तो देखो गाइज, ये एक्सरसाइज किन के बीच में होती है? तो 3 कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया, जापान और यूएसए। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये हर साल होती है, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। एक बार इंडियन ओशन पे होती है और दूसरी बार पैसिफिक ओशन पे। तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है तीनों कंट्रीज की नेवीज के बीच में। ठीक है, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, ये मालाबार एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिलती है। जब ये शुरू हुई थी तो तब ये ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज नहीं थी, तब ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी, और ये इंडिया और यूएसए के बीच में 1992 में शुरू हुई थी। फिर 2015 में, अभी रिसेंटली ही, 2015 को हम लोग रिसेंटली कहते हैं सिविल सर्विसेज के टर्म में, तो रिसेंटली ही जो है ये जापान इसमें शामिल हुआ और ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हो गई। अब कहा जा रहा है कि इसको एक्सपेंड किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, आगे चल के ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो जाएगी। अब देखो गाइस, आपको बताओ क्वाड कंट्रीज कौन सी होती है, क्वाड्रिलेटरल कंट्रीज की जिसको हम लोग बोलते हैं ना क्वाड कंट्रीज। तो क्वाड कंट्रीज की लिस्ट जो है वो ये चारों कंट्रीज की है। अब ये अपनी नेवल एक्सरसाइज में भी जो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि ये 4 कंट्री है, जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इनके टर्म्स दिन ब दिन जो है वो अच्छे होते जा रहे हैं। तो ये इस कंसेप्ट से भी आप लेते हुए चीजों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि मेंस में भी आप लोग को लिखना है ऐसी चीजें कि रिलेशन होते हैं ना किसी कंट्रीज के बीच में, हमारे इंडिया के रिलेशन कौन सी कंट्री के साथ कैसे हैं, तो ये वाली चीज भी आप मेंशन करोगे कि अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक्सपेंड किया जा रहा है मालाबार एक्सरसाइज। सो वी कैन कंक्लूड कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन 4 कंट्रीज के टर्म्स जो है वो आज की डेट में बढ़ते जा रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं। कॉल्ड जो ये कंट्रीज हैं उनके टर्म्स अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लिखेंगे। तो ये डिमांड करता है सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन की अगर आप किसी न्यूज में इस प्रकार की चीज देख रहे हो तो भी जो है आप लोग की आपकी थिंकिंग जो है वो चलनी चाहिए किस चीज के ऊपर। तो आपकी थिंकिंग चलनी चाहिए कि भाई रिलेशन, इंडिया का रिलेशन और कौन सी कंट्री का कैसा हो रहा है उसके ऊपर भी। तो आपका जो ये नॉलेज है वो सिर्फ इस न्यूज तक एंड नहीं होनी चाहिए, आपको एक्सपेंड करना है। यही सिविल सर्विसेज आप लोग के लिए जो है वो आपको सिखाता है। और मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि मेरा काम आप लोग को पढ़ाने का नहीं, क्योंकि ये सब चीजें तो कोई भी पढ़ लेगा। मेरा काम ये है कि आपको चीजें बताना कि आपको किस डायरेक्शन में किस तरीके से पढ़ना है इस एग्जामिनेशन के लिए। चलो एनीवेज, ये वाली बात हुई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे इसकी और कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, क्योंकि इंडिया ही चाह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ऐड हो। ठीक है, तो पिच ब्लैक भी एक एक्सरसाइज है, इसके अलावा ऑस इंडेक्स। तो आपको अभी क्या करना है, देखो एक तो 2 कंट्रीज के साथ जो है, स्पेशली 3 कंट्री के साथ इंडिया और यूएसए, तो आप लोग को मैंडेटरी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उससे रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में डेफिनेटली पूछा जाता है। अभी एट प्रेजेंट हाइप पर जो कंट्रीज चल रही हैं, एक तो चाइना, आप जानते हो कि चाइना के जो इश्यूज हमारे साथ काफी बढ़ते हुए जा रहे हैं, हम लोग को देखने को मिल रहा है, काफी खतरनाक स्थिति जो है वो बॉर्डर पर हुई है अभी एट प्रेजेंट। आप लोग के बारे में पता ही होगा इसके बारे में, राइट, आगे चल के भी पढ़ेंगे हम लोग कुछ चीजें इसके बारे में, राइट, इंडिया और चाइना के बारे में। तो आपको अभी के लिए क्या टास्क करना है, इंडिया और यूएसए को लेकर एक अलग अपना चार्ट तैयार करके रखो कि जो भी चीज हो रही है इंडिया और यूएसए के बीच में उसको रिकॉर्ड करते रहो, वो आपकी मेंस में हेल्प करेगी। इंडिया और चाइना के बीच में जो भी चीज हो रही है उसको रिकॉर्ड करो एक अलग चार्ट में। और तीसरा चार्ट आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी बनाओ, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को भी, जैसे कि अगर हम लोग बात करें मालाबार एक्सरसाइज की, तो इसमें ऐड करने के लिए इंडिया का प्रपोजल हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और भी काफी सारी चीजें हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो अभी रिलेशन है वो काफी अच्छे से डेवलप होते नजर आ रहे हैं। तो आपको इसका तो बनाना ही बनाना है, और नेबरिंग कंट्रीज का तो अलग बनाना ही है। तो ये जो न्यूज में जो कंट्रीज आ रही है उसका अलग बनाते चलो, और जो ज्यादा आ रही है न्यूज में उस पर तो स्पेसिफिक फोकस करना, और बाकी हमारी नेबरिंग कंट्रीज का तो आप बना के चलो ही, क्योंकि इससे रिलेटेड मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करेंगे वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे के बारे में। तो 17 जून को हर साल ये वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन क्रोकोडाइल्स के से रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। और इंडिया के अंदर 3 क्रोकोडाइलिन स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है। एक है मगरमच्छ, मार्श क्रोकोडाइल जिसको हम लोग बोलते हैं,
दूसरा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है और तीसरा घड़ियाल हम लोग को देखने को मिलता है। अब इन तीनों ही क्रोकोडाइल को काफी डिटेल में मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जब क्रोकोडाइल सेंसस आया था 2019 के अंदर, 17 जनवरी 2019 में ओडिशा के द्वारा ये रिसेंटली रिलीज किया गया था। ओडिशा के अंदर ये क्रोकोडाइल सेंसस, तब मैंने आप लोग को ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो इसमें हम लोगों ने तीनों ही क्रोकोडाइल के बारे में डिस्कशन किया था जो इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। अब इस टॉपिक को अगर आप जाकर पढ़ोगे तो आपको इंडिया के अंदर क्रोकोडाइल के प्रोटेक्शन को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। तो ये लेक्चर कहां पर मिलेगा आपको? तो हमारे ओनली करंट अफेयर नाम के चैनल पर 17 जनवरी 2019 अगर आप सर्च करेंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है YouTube के सर्च कॉलम में 17 जन 2019 ओनली करंट अफेयर उसके आगे लिख दिया, तो जो सबसे पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा। इस वीडियो पे जाइए आप 10 मिनट 12 सेकंड पे, तो आपको ये वाला टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी जाकर एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको ये क्रोकोडाइल से रिलेटेड पूरी क्लियरिटी जो है वो हो जाए। राइट, अब आगे की बात करेंगे। अभी इस टॉपिक को थोड़ी देर से मैं आपको डिस्कस करता हूं, पहले ये वाला टॉपिक देख लो आप। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ स्ट्रिक्ट नियम, नॉर्म्स वगैरह जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए प्रपोज किए हैं। जो पहला नियम है गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रपोज किया है वो ये कहा है कि एटलीस्ट 50% जो नेट एसेट होना चाहिए वो क्वालिफाइंग एसेट का होना चाहिए। किसके पास? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कौन सी होती हैं? जो कि हाउस लोन्स वगैरह के लिए फाइनेंस ऑफर करती हैं। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं। राइट, तो इन्होंने क्या कहा कि यहां पर 50%, एटलीस्ट 50% नेट एसेट क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए, उस नेचर का होना चाहिए। अब ये क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट का मतलब होता है कि बैंक जो है, यानी कि ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है, ये इंडिविजुअल को लोन दे या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को लोन दे या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे। किस पर्पस के लिए? कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, किसी भी नए प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर जो रेनोवेशन पर्पस के लिए, किसी का ऑलरेडी घर है उसको अपने घर को रेनोवेट कराना है तो उस पर्पस के लिए, या फिर बिल्डर्स को दिया जाए कि बिल्डर जो है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो कंस्ट्रक्ट करें। तो ये जो चीज होती है ये क्वालिफाइंग एसेट की होती है। तो क्वेश्चन अगर क्वालिफाइंग एसेट का अगर पूछ लिया जाए आपसे कि क्वालिफाइंग एसेट अभी न्यूज में था, क्या है ये बताओ, तो आपको ये वाली चीज जो है वो पता होनी चाहिए कि जब कंपनी जो होती है वो अगर किसी भी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन देती है, किस पर्पस के लिए? कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए स्पेशली, तो दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग एसेट। और यहां पर देखना रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन की ही स्पेशली बात हो रही है, तो इस पर भी ज्यादा आप टारगेट करना, यहां पर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। तो देखो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है गाइस, तो उनको एटलीस्ट 50% अपना नेट एसेट जो है, अब एसेट क्या होता है गाइस किसी बैंक का, तो मैंने आपको अभी ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का जब मैंने आपसे टेस्ट लिया था तब मैंने आपसे कहा भी था, एक क्वेश्चन भी आपको इस प्रकार का दिया था कि बैंक के लिए एसेट क्या होता है? बैंक के लिए एसेट होते हैं उसके लोन। और बैंक की लायबिलिटी क्या होती है? बैंक की लायबिलिटी जिस इंसान ने बैंक के पास पैसा जमा किया है। अब जो भी डिपॉजिटर है वो बैंक की लायबिलिटी कैसे? क्योंकि बैंक को उसको चुकाना है डिपॉजिटर को। जैसे आपने अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसे डाले, ठीक है, उस सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, बट क्या है? बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि आप कभी भी आकर वो पैसे जो है वो बैंक से निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। तो बैंक को मैनेज करके चलना है कि कभी भी ये कस्टमर आता है तो मुझे उतना पैसा उसको तुरंत रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये चीज होती है। और बैंक के लिए लोन कैसे उसकी एसेट हो गई? क्योंकि उस लोन पे बैंक को ब्याज मिलता है। समझ रहे हो बातों को? तो बैंक जो ये कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि फाइनेंस ऑफर्स करती है, यानी कि इसको आप बैंक ही मानो, तो ये जो बैंक है गाइस, तो वो उसको अपना 50% एसेट जो है, नेट एसेट, वो क्वालिफाइंग एसेट का रखना है, यानी कि इस पर्पस के लिए प्रोवाइड कराना है। राइट, और इसमें कहा गया है कि एटलीस्ट 75% जो होना चाहिए वो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स के लिए होना चाहिए। स्टार्टिंग में हमने बात करी ना ये इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स, तो 75% इस 50% का भी इंडिविजुअल हाउसिंग लोन को ही प्रोवाइड कराना है। तो ये एक स्ट्रिक्ट नियम, स्ट्रिक्ट कानून जो है वो आरबीआई ने अभी मेंशन किया है। ठीक है, रूल मेंशन किया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए। और जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इस प्रकार के क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल नहीं कर पाती, तो फिर उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तरह। और जिसको भी अगर कंटिन्यू रखना है अपने आप को, जिस भी बैंक को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तरह, तो उसको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, जहां पर टारगेट दिए गए हैं उनको कि 31 मार्च 2022 तक उनको एटलीस्ट 60%, यानी कि अभी हमने बात करी ना यहाँ पे 75% की, कि 75% जो है वो एक इंडिविजुअल को उसको लोन देना है। तो यहां पर कहा गया कि 31 मार्च 2022 तक 60% जो है वो उस बैंक को, यानी कि जो ऑलरेडी अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो वो कंपनी अगर कंटिन्यू रहना चाहती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तरह, तो 2022 तक उसको अपने टोटल जितने भी वो एसेट्स हैं, उसके टोटल जितने भी लोन्स हैं, उसका 75% हाउसिंग फाइनेंस लोन की तरह होना चाहिए। 60% पहले 2022 तक, 2023 तक 70%, फिर 2024 तक फाइनली 75%। तो ये चीज यहां पर टारगेट किया गया। जो ऑलरेडी
हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, और जो अभी एट प्रेजेंट आएंगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बनेंगी, एस्टैब्लिश्ड होंगी, तो उनको कहा गया है कि आपको 75% जो है वो इंडिविजुअल को लोन्स ऑफर करना है, ठीक है, हाउसिंग लोन। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। और ये तीसरा पॉइंट जो है वो आप लोग के लिए सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जो है ये काम का नहीं है हमारे लिए। बट आप ये पूरी चीज जो देख रहे हो उससे आपको क्या समझ में आया, राइट? कहीं ना कहीं हम लोग ये नहीं नोटिस कर रहे कि यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्ट्रिक्ट नियम हाउसिंग फाइनेंसिंग के लिए देने के लिए कहें, और स्पेशली इंडिविजुअल्स को देने के लिए कहें, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार को 2022 तक क्या करना है, सभी के लिए घर जो है वो ऑफर करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, 2022 तक सभी को रहने के लिए घर प्रोवाइड कराने की सरकार की स्कीम है। तो कहीं ना कहीं इस स्कीम को भी प्रमोट किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस स्कीम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे। दूसरी बात, आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में चीजें पढ़ी थी। इसके अंदर हम लोगों ने हाउसिंग के बारे में भी डिस्कस किया था कि सरकार के अभी एट प्रेजेंट टारगेट जो है वो हाउसिंग को लेकर भी हैं, और स्पेशली लोन्स को लेकर भी है कि लोगों को लोन्स मिल जाए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में घर बनाने के लिए। समझ रहे बातों को? तो कहीं ना कहीं आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार की इस पॉलिसी को प्रमोट करना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में लिंक हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि लिंक नहीं है, लिंक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसा बोलती है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई को भी काम करना पड़ता है। तो आरबीआई ने ये स्ट्रिक्ट नियम, स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों निकाले हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ टारगेट्स को फुलफिल करना है। तो ये एक थिंकिंग आपकी जो है वो यहां पर पढ़ते पढ़ते डेवलप होनी चाहिए। और लिटरली गाइस, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ते सही थी आप एक तो ये सुनो मेरी चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं, साथ ही साथ आपका दिमाग और भी चलना चाहिए एडवांस में। तो अभी से एडवांस में थोड़ा दिमाग को चलाने की कोशिश करो। एक चीज आप सुन रहे हो तो आप उसके मतलब उसका लिंक किसके साथ हो सकता है, उसको अंदर ही अंदर दिमाग में जो है वो अपने आप से पूछने की कोशिश करो कि यार ये चीज सरकार ने निकाली है तो उसका लिंक कहां से होगा। भले ही एक टॉपिक पढ़ रहे हो, वीडियो को 2 मिनट पॉज करो, शांति से बैठ जाओ एक जगह पे और सोचो कि यार ये टॉपिक जो है इसका लिंक कहां पे हो सकता है। और जितने आपको इस प्रकार के आपका माइंड चलेगा उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी मेंस में भी हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। और अगर आपको इस प्रकार के कोई डाउट वगैरह भी आते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स पे डाउट भी लिख सकते हो। आप जानते हो हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो डाउट आपका भी क्लैरिफाई कर देंगे। और अगर मुझे कभी टाइम मिल गया फ्री तो फिर मैं आपको ऑब्वियस बात है प्रोवाइड करा ही देता हूँ डाउट को, राइट? तो ये वाली बात है। और ये आत्मनिर्भर भारत का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, अगर आप लोगों ने ये टॉपिक पूरा नहीं पढ़ा है तो इसको लेकर मैंने अलग से एक 2 घंटे 16 मिनट 15 सेकंड का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें पूरा का पूरा आत्मनिर्भर भारत मैंने कवर करा रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज लिखिएगा ऊपर सर्च कॉलम पे, उसके आगे लिख दीजिएगा ओनली करंट अफेयर। ये वाला सबसे पहला वीडियो मिल जाएगा आपको 2 घंटे 16 मिनट का। इसको पूरा देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा 5 इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज मैंने यहाँ पर कवर करा चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करेंगे इंडिया चाइना की गलवान वैली के बारे में। तो इसकी लोकेशन कहां पर है गाइस, गलवान वैली की? तो आप ये देखो यहां पर ईस्टर्न लद्दाख पे आपको इसकी लोकेशन यहां पर दिखाई दे रही है। आपसे डायरेक्टली यहां पर लोकेशन से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है, राइट? यहां पर सियाचिन ग्लेशियर इसके ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इस एरिया के बारे में काफी बार हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर एलएसी हम लोग को देखने को मिलती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट? इस जगह से होती हुई गुजरती है। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने 13 जून को डिस्कस किया था कि यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक रोड बना रही है जिसका नाम है दौलत बैग ओल्डी रोड, राइट? दबरुक शौक विलेज जो है उसको ये रोड हम लोग को कनेक्ट करती हुई नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। और लेह से भी जो है ये रोड कनेक्ट करेगी। आपको याद है ना, मैंने अभी आपको कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया है, तो मेरे रेगुलर व्यूअर्स को इसके बारे में पता होगा। बट जो पहली बार मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो ये वाले वीडियो पर भी चले जाना 13 जून वाले लेक्चर पर, तो आपको ये पूरी चीज पता लग जाएगी। आपको स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली क्या करना है आप लोग को कि यहां पर जितनी भी लोकेशन की बातचीत चल रही है उसके बारे में पूरा एक अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे कि यहां से बहती है एक नदी जिसका नाम है श्योक नदी, श्योक रिवर, ठीक है? तो ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है, श्योक रिवर कहां पर है? तो लद्दाख का एरिया आपको पता होना चाहिए, राइट? इसके अलावा ये पूरे एरियाज आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा सब दुनिया का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड का एयर स्ट्रिप कहां पर है? तो वो भी यहीं पर ही है, दौलत बैग पर हम लोग को देखने को मिलता है कि यहां पर इंडियन एयरफोर्स का एक एयर स्ट्रिप है जहां पर इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन्स जो होती है उनकी लैंडिंग वगैरह होती है, राइट? तो जेट्स वगैरह जो होते हैं उसकी लैंडिंग होती है, राइट? तो ये इसका भी एक अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए। ये पूरी चीज मैं आपकी ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, तो यहां पर ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये वाला जो लोकेशन है ये आपको अच्छे से क्लियर रहना है, राइट? और दूसरी बात आप लोग को ऑलरेडी पता ही गई कि यहाँ पर कितने ज्यादा टेंशन चल रहा है। जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है और इंडियन आर्मी है उनके बीच में अभी रिसेंटली क्लैश हुआ था, और यहाँ पर दोनों तरफ हम लोग को फैटलिटीज जो है वो देखने को मिली थी दोनों तरफ। और आपको पता ही है कि गाइस कितना बुरा इंसिडेंस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला है ना? तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग को ऑलरेडी अभी तक हो ही चुकी है, इतनी बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। बट डोंट वरी अबाउट इट कि अभी एक मैं जैसे ही आप लोग को ये लेक्चर खत्म करूंगा, इसी के लेक्चर के एंड में हमारे एक एजुकेटर है, उन्होंने बहुत अच्छे से इस एरिया में जितनी भी चीजें हुई हैं उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराई हुई है।
डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप जैसे ही ये वीडियो खत्म हो रहा है तो इसका एंड पार्ट भी जो है वो आप देखिएगा जरूर। बट अभी के लिए आप लोग को क्या करना है, यहां पर जितनी भी लोकेशन है उसको अच्छे से आप देखो मैप में जाकर, इस वाले टॉपिक को भी अच्छे से देखना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइस कि ये जो गलवान वैली है, रिवर वैली, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा रिज लाइन है। अब क्वेश्चन आपसे ये रिज लाइन से रिलेटेड पूछा जाएगा कि रिज लाइन क्या होता है। तो आप देखो गाइस, रिज लाइन जो होती है वो ये वाली लाइन होती है। आप देख रहे हो पहाड़, जो माउंटेन का जो अपर एरिया, ऊपर वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड रिज लाइन। तो ये ज्योग्राफी वगैरह में चीजें पूछी जा सकती है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो गाइस, अगर ये जो एरिया, इस पर जिसका भी कब्जा होता है इस एरिया पर, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये उसके पास जो है वो पूरा साइट है, पूरा विजन है नीचे देखने का, राइट। कि जैसे कि अगर नीचे से कुछ लोग आ रहे हैं तो उसको पता है कि भाई कौन लोग आ रहे हैं, तो वो देखकर उनको अटैक कर सकता है। तो ऊपर जो है वो पूरे नीचे के एरिया पर, चाहे वो इस तरफ का एरिया हो चाहे वो माउंटेन के उस तरफ का एरिया हो, तो उस पर अच्छे से निगरानी रख सकता है, कंट्रोल रख सकता है। तो रिज लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये गलवान रिवर वैली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हम लोग को देखने को मिलती है। तो गलवान रिवर वैली स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों है, तो आपको इसका आइडिया मिल गया है कि ये एक हाईएस्ट रिज लाइन है। और यही चीज आप मेंस में भी लिखेंगे, क्योंकि मेंस में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने की संभावना है। और सेकेंडली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को ऑलरेडी पता ही है। और अस्काई चिन के काफी नजदीक हम लोग को देखने को मिलता है। ये अस्काई चिन का पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है। ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि इंडिया ने क्लेम किया है, बट ये चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और अब बस थोड़ी देर के बाद आपको एक जो है वो वीडियो में इसमें अटैच कर रहा हूं, जो कि हमारे एजुकेटर ने क्रिएट किया हुआ है। उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा आप एंड तक, राइट। और आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। और आज सैटरडे है गाइस और कल संडे है, तो कल आप जानते हैं कि कोई भी न्यूज जो है वो करंट अफेयर्स की नहीं आएगी। बट हाँ, कल के दिन आप लोग का मई मंथ का, जो मैंने आपको पिछली बार भी पिछले संडे को मई मंथ का टेस्ट आपसे आप लिया था, और आप जानते हैं कि डेली रात में 10 बजे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो वैसे ही कल के दिन जो है वो आप लोग प्रिपेयर करके आइएगा। मई मंथ के पूरे जितने भी न्यूज है उसको अच्छे से पढ़िए, जितने भी टॉपिक्स अच्छे से पढ़िए। और फिर रात में 10 बजे मैं आप लोग का एक मई मंथ का टेस्ट दूंगा। और मई मंथ का ऑलरेडी एक टेस्ट ले चुका हूं मैं, बट वो पूरा मई मंथ उसमें कवर नहीं हुआ था, क्योंकि अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि पिछले 4 महीने की जो न्यूज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। तो इसीलिए पिछली बार मई मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस बार फिर से मई मंथ का मैं टेस्ट आप लोग का लूंगा। तो आप अच्छे से उसकी तैयारी करके आइएगा। और जो भी नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूंगा इसकी ये वाली जो डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज चलती है, ये मंडे टू सैटरडे चलती है। और संडे वाले दिन जो है वो मैं आप लोग को मंडे टू सैटरडे जितने भी मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं उनको मर्ज करके एक सिंगल लेक्चर में प्रोवाइड कराता हूं आपके रिवीजन के लिए। और मंडे को जो होता है वो, आपको लगेगा कि संडे को न्यूज नहीं आ रही है तो क्या संडे के टॉपिक्स कवर नहीं होते, कवर होते हैं। मंडे वाले वीडियो में संडे के टॉपिक्स भी कवर होते हैं, और अगर कभी संडे को टॉपिक ज्यादा आ जाते हैं तो हम लोग मंडे और ट्यूसडे दोनों कवर करते हैं, राइट। और रुकिए, कहीं जाना नहीं है, कुछ जनरल स्टडीज के पहले टॉपिक्स देख लो आप, फिर 2 मिनट की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं अभी, जो कि हमारी टीम क्रिएट करती है। तो वो पहले 10 क्वेश्चन आप दो, 10 क्वेश्चन में से जितने आपने सही करोगे आप, तो उसके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना। फिर जैसे ही वो 10 क्वेश्चंस की सीरीज खत्म होगी, वैसे ही आपको एक और जो है वो टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें ये गलवान का जो पूरा इशू है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों के लिए। अभी होमवर्क आप लोग को करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप पढ़िएगा, एनबीएफसी एचएफसी के बारे में पढ़िए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। और इसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये 4 टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड आपको पढ़ना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और होमवर्क करने से पहले इंग्लिश हिंदी दोनों में ये आप लोग के लिए जो है वो नोटिस है, इसको एक बार पढ़िएगा, फिर होमवर्क अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगर ये पूरा करंट अफेयर्स का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन हिट कर दीजिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा आपके किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट में। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के 100 डेज के क्रैश कोर्स के लिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और अभी दीजिए आप टेस्ट, और टेस्ट देने के बाद आपका जो भी स्कोर आया नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा। और अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।
इस मैप पे हमारा जो फोकस है, वो फोकस है हमारा जम्मू कश्मीर से अलग हुए लद्दाख एरिया पे, जिसका कि मैप जो है ऐसे बनता है। ये एरिया आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, आपको सबको पता ही है। ऐसे यहाँ पे मैं ऐसे बताता चलूँ कि ये देखिए इंडिया की जो मैप है, इनफैक्ट इंडिया इसको पूरे को एडमिनिस्टर नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से अब देखेंगे तो ये जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये गिलगित बल्तिस्तान है, तो आपके एरिया में जो है जम्मू कश्मीर का इतना पार्ट जो है पाकिस्तान ने लिया हुआ है। और ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो येलो वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये अक्साई चीन है और यहाँ पे एलएसी चलती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ तक एरिया जो है वो चाइना एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये सारा एरिया जो है हमारा है, इस बात को हम जानते हैं। ये पूरा एरिया देखिए अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है गलत कारणों से। चलते चलते मैं पहले तो ये बता दूं कि चाइना के साथ जो यहाँ पे सीज फायर लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो पाकिस्तान के साथ जो शिमला एग्रीमेंट के बाद जो सीज फायर लाइन बनी उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। 16 जून की सुबह सुबह ही हमें खबर मिलती है कि शोक रिवर के अलोंग एक जगह है, गैलवान रिवर का वहां पे वैली है। शोक रिवर की देखिए ट्रिब्यूटरी है गैलवान रिवर जो है, इसको आप सिंपली गलवान रिवर बोल सकते हो, इंग्लिश में गैलवान लिखते हैं। तो शोक रिवर में जो ये गलवान रिवर मिलती है, ये गलवान रिवर आती है चाइना से, कराकोरम का जो पूर्वी हिस्सा है, कराकोरम का जो ईस्टर्न हिस्सा है, वहां से ऐसे निकल के आती है गैलवान रिवर, और यहाँ पे शोक रिवर में मिल जाती है ये गलवान रिवर। ये जो एरिया है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है 15 जून की रात को, रात के 8:30 से लेकर रात के 1:30 बजे तक सब जीरो टेम्परेचर में, और हमारे इंडियन आर्मी के उसमें जो है 20 लोग शहीद हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ से एरिया जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया है। तो इस एरिया को मैं कवर करूंगा और पूरा जो लोकेशन है वो मैप में कवर करूंगा, और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है पूरे लद्दाख के एरिया में, जो है हिस्ट्री क्या है लद्दाख की, इंडिया क्या चाहता है, चाइना क्या चाहता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, 1962 के वॉर में क्या हुआ था, एलएसी क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो वेस्टर्न सेक्टर का है, इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा। पहले मैं लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि ये जो झड़प हुई है ये हुई क्यों है। देखिए पहले आप ये बात को समझ लीजिए कि 5 में से 5 ऑफ मई से 2020 से चाइना जो है आपके 3-4 लोकेशन पे फेस ऑफ कर रहा है इंडियन आर्मी को। पहला जो लोकेशन है ये दौलत बेग ओल्डी है, यहाँ पे कर रहा है। दूसरा ये गलवान रिवर का वैली है, वहां पे कर रहे हैं। तीसरा आप जाएंगे कि तो एक देख रहे हैं आप ब्लू कलर का, ये एक तालाब है जो कि इंडिया में भी है चाइना में भी है। तो ये जो तालाब है इसको बोलते हैं पैंगोंग सो, है ना, पैंगोंग लेक। यहाँ पे तीसरा फेस ऑफ है। और चौथा जो फेस ऑफ चल रहा है देखिए साउथ मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है, दिमचौक है साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ चल रही है। 4 जगह पे चाइनीज आर्मी जो है इंडियन आर्मी को फेस ऑफ कर रही है। लेकिन जो खूनी झड़प हुई जिसमें कि ना मतलब कि बारूद यूज हुआ ना शोला यूज हुआ, कुछ भी यूज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारे 20 जवान शहीद हो गए और चाइना के भी लगभग 40 जवान जो है वो मारे गए हैं। तो ये झड़प क्यों हुई इसको समझने की कोशिश करेंगे और चाइना क्या चाहता है इसको समझेंगे। लेकिन पहले मैं एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दूं, आपको समझा दूं। देखिए ये लेह है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यूनियन टेरिटरी बन गया पूरा लद्दाख, है ना, जम्मू कश्मीर से अलग होके। यहाँ पे श्रीनगर है आपके जम्मू कश्मीर का कैपिटल। तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो येलो वाला देख रहे हैं ये लेह है। और यहाँ से आप चले आइए थिक्से मोनास्ट्री, दूसरा वाला थिक्से मोनास्ट्री से देखिए हेमिस मोनास्ट्री, इसके बगल में देखिए हेमिस नेशनल पार्क है जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब इंडियन आर्मी की प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन आर्मी चाहती है कि जब अगर इधर से कभी चाइना फ्यूचर में आना चाहे इंडिया में अटैक कर दे, कहीं बाकी पार्ट भी न ले ले लद्दाख का, जो कि उसने 1962 में ले लिया है, तो उससे बचने के लिए इंडियन आर्मी ने अपने जो यहाँ पे पोस्ट बनाए हुए हैं उसमें जो नॉर्दर्न मोस्ट है ये ट्राई जंक्शन है। देखिए इधर पाकिस्तान का है, इधर चाइना का है, उधर से कराकोरम हाईवे जाती है, वहां पे हमने जो है इंडिया का हाईएस्ट एयरबेस है, एयर स्ट्रिप है दौलत बेग ओल्डी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लेह जो है दौलत बेग ओल्डी से रोड से नहीं जुड़ा हुआ है। आप हेमिस तक चले जाते हो, एक यहाँ पे नीचे एक गांव है उसको दुबौक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हेमिस से जो है आप लेह से चले जाते हैं हेमिस, हेमिस से चले जाते हैं दुर्बौक। लेकिन दुर्बौक के बाद जो है यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2000 से, फाइनली जो है 2019 में प्रोजेक्ट पूरा हो गया। और यहाँ पे जो येलो वाला आप देख रहे हैं वो शोक रिवर है, शोक रिवर है, उसके किनारे किनारे हमने ये रोड कंप्लीट कर ली। इससे चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और चाइना ने फाइनली जो है यहाँ पे झड़प कर ली हमारे साथ, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो ये दौलत बेग ओल्डी और दुर्बौक, इसको जोड़ने वाली जो रोड बनेगी उस रोड को बोलेंगे डीएसडीबीओ रोड। डीएसडीबीओ रोड क्यों बोलेंगे? डी फॉर देखिए दुर्बौक है जो कि गांव है यहाँ पे लद्दाख में। उसके बाद जो डीएस है उसका मतलब श्योक है क्योंकि श्योक के किनारे ये बनी है रोड। उसके बाद डीबीओ का मतलब है दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी के लिए हम रोड क्यों बना रहे हैं कि ये देखिए हमारा हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है, यहाँ से जो है हम नजर रखते हैं स्ट्राई जंक्शन पे और चाइना को जो एक मात देने की जो हमारी काबिलियत है। लेकिन ये एयर स्ट्रिप है, तो अगर कल को टैंक पहुंचाना हुआ, बहुत ज्यादा सामान पहुंचाना हुआ, बहुत ज्यादा आर्मी के लोगों को पहुंचाना हुआ, तो अब कैसे पहुंचाओगे? उस पहुंचाने के लिए ही है हमने यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी की, जिससे चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और इस पार्टिकुलर लोकेशन में
जो गलवान रिवर का जो वैली है, गलवान रिवर चाइना से आती है और श्योक में यहाँ पे मिल जाती है। गलवान रिवर के वैली में यहाँ पे जो है झड़प हुई है और वहीं पे ये कन्फ्लिक्ट है। ये देखिए ये डीएसडब्ल्यू रोड है, ऐसे जाती है ना? और यहाँ पे देखिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का यहाँ पे पोस्ट है और ये लोग चाइनीज लोग जो है वहाँ से आए गलवान रिवर के वैली के अलॉन्ग और यहाँ पे जो है एक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 नाम की जगह है, वहाँ पे इंडियन आर्मी पे इन्होंने अटैक किया है, जबकि टेंट उन्होंने लगाया था जो कि इलीगल था। फिर बात हो गई थी कि टेंट हटाना है, टेंट हटाया नहीं उन्होंने, तो हमारे जो बिहार रेजिमेंट के लोग उन्होंने टेंट को जला दिया। बदले में उन्होंने हमारे साथ ये किया कि जो है औजार से जुड़े हुए, नुकीली चीज़ों से जुड़े हुए पत्थर और कई रॉड वगैरह जो हैं उनसे हमला किया और लोगों की जान ले ली। तो ऐसे ये कन्फ्लिक्ट है। अब मैं यहाँ पे आपको जो है टॉपिक कवर करूँगा कि ये पूरा कन्फ्लिक्ट क्या है लद्दाख का, क्या हिस्ट्री है लद्दाख की, कैसे लद्दाख इंडिया में आया, है ना? और सारा मैं जो है और थोड़ा मैप के डिटेल में जाऊँगा, तो इस लेक्चर को आप जो है आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये टेलीग्राम चैनल है जो कि बिल्कुल फ्री है, इसको सर्च करें टेलीग्राम पे और इसको ज्वाइन कर लें, सारा मटेरियल आपको यहाँ पे फ्री मिलता है। साथ ही साथ अगर आपने पढ़ाई को थोड़ी और ज़्यादा है जो आप अगर स्ट्रांग करना चाहें तो हमारा जो पेड ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लें, सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। इसके लिए 2 नंबर दिए हुए हैं, आप किसी नंबर पर कॉल कर लें और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करने के लिए ये देखिए हमारे लिंक्स हैं, पार्टिकुलरली आप ट्विटर पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जरूर फॉलो करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बैटल ऑफ लद्दाख की। लद्दाख की हिस्ट्री क्या है, लड़ाई क्यों है, सब चीजें हम देखेंगे यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहां चलने से पहले मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे दूं कि चाइना और इंडिया की बॉर्डर है कैसी और कौन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी उसके साथ लगे हुए हैं। सबसे पहले नॉर्थ में शुरुआत होती है लद्दाख से। अब जम्मू कश्मीर नहीं बोला जाएगा क्योंकि लद्दाख का ही जो एरिया वो जुड़ता है आपकी चाइना से, जम्मू कश्मीर का एरिया नहीं जुड़ता, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख सबसे पहले आएगी। उसके बाद जो स्टेट्स आएंगे वो हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, सिक्किम का छोटा सा हिस्सा आएगा और फिर अरुणाचल का एक लंबा सा हिस्सा आएगा जिसको कि मैकमोहन लाइन से बोला जाता है कि जुड़ा हुआ है चाइना के साथ। तो इस हिसाब से जो है 3 सेक्टर बनते हैं चाइना के साथ हमारे बॉर्डर के। जो वेस्टर्न सेक्टर है सबसे ऊपर वाला वो देखिए 1570 किलोमीटर है, जो मिडिल सेक्टर है वो 545 किलोमीटर है और जो लास्ट में जो अरुणाचल प्रदेश वाला ईस्टर्न सेक्टर है वो 1325 किलोमीटर है। तो ऑलमोस्ट 3440 किलोमीटर की हमारे साथ जो है चाइना की बॉर्डर बनती है। इसकी चीज को जो है आप मैप में देख लीजिए, ये वाला वेस्टर्न सेक्टर है 1570 किलोमीटर का। ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है, हालांकि हमारा एरिया है लेकिन चाइना ने हमारे साथ यहाँ पे एलएसी बनाया हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो 1962 का वार हुआ था उसके बाद जो सीज फायर हुई, जहाँ पे लोग जो रुक गए एक दूसरे पर अटैक करना, तो वही बाद में जो है समझौता किया आपके नरसिम्हा राव ने 1993 में और ये बन गया एलएसी। तो ये वाला जो एलएसी एरिया है ये वेस्टर्न सेक्टर है 1570 किलोमीटर का। उसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया है ये सेंट्रल सेक्टर है 545 किलोमीटर का। और लास्ट में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा हिस्सा जो है सिक्किम का लगेगा और फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश का लगेगा। इसको बोलेंगे आपका ईस्टर्न सेक्टर 1325 किलोमीटर का। और इसके बीच में भूटान आता है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो ये जो है मैकमोहन लाइन है इधर नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ पे जो है एलएसी है और आपको बताऊंगा मैं हम उसको और जॉनसन लाइन भी बोलते हैं कैसे। साथ ही साथ ये बताता चलूं कि चाइना के साथ हमारी बॉर्डर जो इसको सिक्योर करती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। साथ ही साथ इंडियन आर्मी भी है चाइनीज बॉर्डर पे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अक्साई चीन जो एरिया मैंने आपको दिखाया उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप इंडिया का ऐसे मैप बनाओगे, इंडिया का आपसे मैप बनाओगे, तो इंडिया का जो ये कश्मीर वाला एरिया हो गया, इससे सेंट्रल एशिया को ये कनेक्ट करता है। ये वाला एरिया, ये जो आपका एरिया है अक्साई चीन, सेंट्रल एशिया से इंडिया को कनेक्ट करता है, इंडिया के जम्मू कश्मीर को। पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम पे, तिब्बत जो था, तिब्बत जो कि आपकी अक्साई चीन के भी इधर में है जिसपे चाइना ने कब्जा कर लिया है, तो तिब्बत से पश्मीना शॉल के लिए वूल वगैरह आता था, लद्दाख से होके, ये एरिया से होके, अक्साई चीन से होके आता था कश्मीर में। तो ये देखिए एक एंशिएंट सिल्क रूट का पार्ट है, ये ट्रेड का रूट का पार्ट है, एंशिएंट सिल्क रूट का पार्ट है। इनफैक्ट एक टाइम पे यहाँ पे ट्रेड बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, कराकोरम माउंटेन्स के थ्रू यहाँ पे ट्रेड जाता था। जो चाइना का जो जिनजियांग है या सिंजियांग है, काशगर उसका जो कैपिटल है, यरकंड है, ये जगहों में हमारे जो है इंडियन ट्रेड फ्लरिश करती थी इसके थ्रू, क्योंकि ये सिल्क रूट का पार्ट था उस टाइम पे। ये तो इसका एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट हुआ कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। आगे चलिए, अब हमें ये देखना है कि इसमें चाइना का इंटरेस्ट क्या है लद्दाख में, लद्दाख को चाइना क्यों चाहती है। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि 1959 में तिब्बतन अपराइजिंग हुई थी ल्हासा में, जिससे दलाई लामा इंडिया में चले आए थे। उस तिब्बतन अपराइजिंग को कंट्रोल करने के लिए आप जो इंडिया का ये जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, तो यहाँ पे तिब्बत है ना, और यहाँ पे चाइना का सिंजियांग है। इन दो लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए चाइना को ये जरूरत थी, ऐसे रोड नहीं बन सकती थी, पहाड़ियां हैं काराकोरम। चाइना को ये जरूरत थी कि वो आपके लद्दाख में घुस के उसको ऐसे क्रॉस करके रोड बनाए, ऐसे क्रॉस करके रोड बनाए, है ना।
चूंकि आपका एरिया था उसमें रोड बनाई तो इंडिया को प्रॉब्लम हुआ। यहीं से लड़ाई की शुरुआत हुई थी 1962 में। तो एक तो ये है कि जो आपको तिब्बत है उसकी अपराइजिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने यहाँ पे रोड बनाई थी, तो ये उसका एक इंटरेस्ट है। दूसरा और भी है, अगर चाइना ये एरिया पे कब्जा कर लेती है और जो आपका जो लोकेशन था नॉर्थ मोस्ट दौलत बेग ओल्डी, तो चाइना जो है अपना कराकोरम हाईवे जो पाकिस्तान का उसको भी प्रोटेक्ट कर सकेगी। तो वही बता रहे हैं कि चाइना ने वहां पे रोड बनाना शुरू किया 1956 से 1957 के बीच में। इंडिया उस टाइम पे उस लोकेशन की कोई खबर नहीं ले रही थी, भले वो इंडिया का पार्ट था लेकिन इंडिया कुछ ज्यादा देख नहीं रही थी। इनफैक्ट पार्लियामेंट में जब चाइना ने रोड बनाना शुरू किया, जब ये खबर आई, तो उसके बाद क्या हुआ, 1957 में चाइना ने एक मैप पब्लिश किया, उसमें जो है अक्साई चीन को अपना पार्ट दिखा दिया। ये मैप जब आपके इंडिया में पहुंचा, पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हुआ और एक पार्लियामेंटेरियन थे आपके उत्तर प्रदेश के ही, तो बहस चल रही थी, वो भी कांग्रेस के ही थे। तो नेहरू ने बोला कि मतलब अक्साई चीन में उगता ही क्या है, अक्साई चीन में तो घास का जो पौधा भी नहीं उगता। तो जो थे आपके पार्लियामेंटेरियन, उनका नाम था महावीर त्यागी। महावीर त्यागी क्या करते हैं, अपनी टोपी उतारते हैं और बोलते हैं नेहरू जी से कि नेहरू जी मैं टकला हूं, मेरे सिर पे एक भी बाल नहीं है, तो क्या सिर मंडवा दूं क्या? तो लोग तो हंसी में लोगों ने इस चीज को निकाला, लेकिन जो है नेहरू बहुत परेशान हो गए इस रोड बनने से। नेहरू बहुत परेशान हो गए, उन पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आने लगा इंडिया में और उसके बाद डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस वगैरह किए गए, लेकिन वो फेल हो गए। फाइनली जो है 1962 में वार हो ही गया और चाइना ने पूरा का पूरा अक्साई चीन जो है हमसे छीन लिया उस रोड के नीचे जाके। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे ये चीजें ठंडी रही। 1993 में ये समझौता हुआ कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन गया है सीज फायर लाइन, वहां पे जो है सेनाएं लिमिटेड रहेंगी। धीरे धीरे इंडिया ने क्या किया कि वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करना डेवलप करना शुरू किया। ये हुआ 2013 में और 2015 के आसपास जो है ये एक इंडिया की मेजर डिफेंस प्रायोरिटी बन गई कि वो लद्दाख का एरिया जो अपना सिक्योर करने के लिए वहां पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, दौलत बेग ओल्डी वगैरह को डेवलप करे, रोड वगैरह बनाए। और वो रोड बनना शुरू हुआ था देखिए 2000 से, डीएसडीबीओ। फाइनली वो 2019 में कंप्लीट हुआ, जिससे चाइना को बहुत प्रॉब्लम है। एक और चाइना को ट्रिगर हुआ अगस्त 5 2019 में, जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर से लद्दाख को सेपरेट करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कर दिया। तो चाइना को ये डर लगने लगा कि जब ये लद्दाख को अपना पार्ट बोलती है, अक्साई चीन को अपना पार्ट बोलती है और यूनियन टेरिटरी बोला है, तो कल को हो सकता है कि ये दौलत बेग ओल्डी रोड बना के ये सब करके हमारे अक्साई चीन को छीन ले। तो चाइना इस बात से उस रोड से बहुत दुखी है और उस रोड को उसने जो है रोकने की कोशिश की है हमारे एरिया में घुस के। अच्छा, लद्दाख इंडिया में आया कैसे, हिस्ट्री क्या है? देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि लद्दाख जो था तिब्बतन एम्पायर का पार्ट था 742 एडी तक, लेकिन तिब्बतन एम्पायर जो है ब्रेकडाउन हो जाता उसका, तो लद्दाख जो है एक इंडिपेंडेंट कहिए कि किंगडम या स्टेट बन जाता है। जस्ट लाइक भूटान जैसे इंडिपेंडेंट है, सिक्किम जैसे इंडिपेंडेंट था उस टाइम पे, बाद में तो सिक्किम इंडिया में आ गया इंदिरा गांधी के टाइम पे। लेकिन जैसे सिक्किम और भूटान इंडिपेंडेंट थे, वैसे ही लद्दाख भी जो है इंडिपेंडेंट था। बाद में होता क्या है कि सिख एम्पायर जो है 1819 में, सिख एम्पायर जो है उन्होंने क्या किया कि कश्मीर पे कब्जा कर लिया। कश्मीर पे कब्जा किया तो जो आपके राजा रंजीत सिंह थे, उनका बहुत मन था कि कश्मीर के अंदर वो जो लद्दाख को भी मिला ले। तो वो ट्राई तो करने वाले थे, लेकिन उसके पहले जो है वो चले जाते हैं और नहीं रहते, तो ये चीज नहीं हो पाती कंप्लीट। लेकिन सिख एम्पायर के अंदर ही डोगरा रूलर्स थे। देखिए डोगरा जो रूलर थे एकदम इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो सिख एम्पायर के ही फ्यूडाटोरी थे, तो वो जम्मू में रूल कर रहे थे, कश्मीर में रूल कर रहे थे। तो डोगरा के जो गुलाब सिंह थे, गुलाब सिंह ने फाइनली लद्दाख पे अटैक किया। वो अटैक किया उन्होंने 1834 में। 1834 ने 4 में 4000 इन्फेंट्री को उन्होंने भेजा कि जाओ लद्दाख पे अटैक करो और उसको डोगरा रूल के अंदर ले लो। अब वहां के लद्दाख के लोग देखिए प्रिपेयर्ड नहीं थे इस चीज के लिए, तो वो जो है लड़ाई हार गए और डोगरा रूल के अंदर आ गया आपका लद्दाख। और उस टाइम पे लद्दाख का पार्ट जो है, लद्दाख जो है इंडिया का पार्ट बन गया। बाद में क्या होता है कि 1841 में, थोड़े दिनों बाद, उससे लगभग मतलब 8 साल बाद, तिब्बत जो है ना, तिब्बत उस टाइम पे चाइना के किंग डायनेस्टी के अंदर था। तिब्बत उस टाइम पे चाइना के किंग डायनेस्टी के अंदर था। तो तिब्बत जो क्या करता है, तिब्बत ट्राई करता है कि वो लद्दाख में घुसे और लद्दाख पे कब्जा कर ले। लेकिन ये जो डोगरा रूलर्स थे वो लड़ते हैं चाइना और तिब्बत की आर्मी से। वो फिर वहां पे वो जो है चाइना और तिब्बत की आर्मी जो है हार जाती है। इसको बोलते हैं साइनो सिख वार, क्योंकि इधर से जो है डोगरा रूलर तो सिख रूल के अंदर है, तो इधर से तो सिख लोग हैं और उधर से साइनो मतलब चाइना है एक तरह से तिब्बत के नाम पे। तो इस वॉर में जो 1841 के चाइना जो है वो हार जाती है और एक ट्रीटी साइन की जाती है। इसको बोलते हैं साइनो तिब्बतन आर्मी वाज डिफीटेड। और एक ट्रीटी जो साइन होती है, ट्रीटी ऑफ चुशूल बोलते हैं। चुशूल आज एलएसी के अलोंग इंडिया के अंदर आती है। तो चुशूल में एक ट्रीटी होती है और बोलते हैं कि अब एक दूसरे के एरिया में नहीं घुसेंगे, जिसके अंदर जो है, तो इस तरह लद्दाख इंडिया के अंदर रह जाता है। और बोलते हैं कि एक दूसरे के एरिया में जाएंगे नहीं,
लेकिन वो एरिया जहां नहीं जाएंगे वो स्पेसिफाई नहीं किया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो एक जो है डिबेट रह गया, कन्फ्लिक्ट रह गया कि लद्दाख किसका पार्ट है, वो चाइना या तिब्बत का पार्ट है या इंडिया का पार्ट है। लेकिन वो जो है इंडिया के अंदर रहा। ये तो सिख एम्पायर के अंदर था, लेकिन बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश लोग जो हैं सिख को 1846 में डिफीट कर देते हैं। वो जो आपका चुशुल का ट्रीटी था उसके लगभग 5 साल बाद ब्रिटिश लोग सिख को जो है डिफीट कर देते हैं और जम्मू कश्मीर जो है ब्रिटिश के अंदर आ जाता है। तो आपका जो लद्दाख भी है वो ब्रिटिश के अंदर आ जाता है। अब जो है ब्रिटिश देखते हैं कि यहाँ पे तो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर डिसाइडेड नहीं है, तो वो चाइनीज ऑफिशियल को बार बार बुलाते हैं कि नेगोशिएट करो, बॉर्डर बनाओ। लेकिन उस टाइम पे चाइना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, बॉर्डर जो है अनडिफाइंड रह जाती है। तो फिर चाइनीज ये ब्रिटिश क्या करते हैं, अपने मन से बोलते हैं कि पैंगोंग लेक जो मैंने आपको दिखाया था थर्ड कन्फ्लिक्ट रीजन, उसका साउदर्न मोस्ट पोर्शन जो है वही बाउंड्री है और उसके ऊपर का जो पोर्शन है, मतलब जो अक्साई चीन वाला पोर्शन हो गया, ये देखिए आपका ऐसे मैप बना था ना, तो यहाँ पे पैंगोंग शो का बना दिया कि यहाँ पे बॉर्डर है। लेकिन उसके ऊपर का जो एरिया अक्साई चीन, वो बोला ही नहीं कि किसके अंदर है, उसको बोला कि टेरा इनकॉग्निटा है। इनकॉग्निटो मोड होता है ना, जहां आप समझ नहीं पाता कोई एक दूसरे की ब्राउजिंग हिस्ट्री, जिसको हम नहीं पहचानते, टेरा इनकॉग्निटा। उनका कहना था कि यहाँ तो कुछ होता नहीं, घास भी नहीं होता, तो क्या देखना है, ये टेरा इनकॉग्निटा है। तो ये ऐसे ही अनरिजॉल्व रह गया। लेकिन धीरे धीरे चाइना राइज करती है। 1878 में चाइना जो है आपका जिनजियांग जो है उसको ले लेती है। यहाँ पे है जिनजियांग, थोड़ा नॉर्थ में इंडिया के, जिनजियांग ले लेती है। और 1892 में इंडिया जो चाइना है वो कराकोरम पास के पास अपना बाउंड्री मार्कर बनाने लगती है। मतलब यहाँ जो एरिया में जो चाइना जो है आ जाती है 1892 में। ब्रिटिश को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं था, ब्रिटिश चाहते थे कि ये जो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है, अक्साई चीन का जो एरिया है, एक बफर जोन की तरह काम करे। उस समय पे ये डर था कि रशिया जो है ऊपर से यहाँ अटैक कर देगी, तो बीच में ये जो लोकेशन आ जाए, एक टेरा इनकॉग्निटा जहां पे घास भी नहीं उगती है, तो वो एक तरह से बफर का काम करेगा। उन्होंने ऐसे करके इसको छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे जो एरिया है लद्दाख का, उसमें देखिए तिब्बतन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया। तो वहां के लोगों को जो है अपनी एक आइडेंटिटी ही नहीं समझ में, थोड़े बहुत वहां तो लोग तो है नहीं, दो चार लोग जो भी हैं उनको एक आइडेंटिटी नहीं समझ में है कि वो किस नेशन से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं या चाइना से बिलोंग करते हैं। वहां लोगों को भी कंफ्यूजन है। एक तरह से जो है रामचंद्र गुहा ये बोलते हैं कि ये जो कंफ्लिक्ट है वो ब्रिटिश इंपेरियलिज्म है ना, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म और चाइनीज इंपेरियलिज्म के बीच का लफड़ा है। चाइनीज इंपेरियलिज्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे चाइना में जो है वहां भी एक किंग थे, एक डायनेस्टी थी, है ना। तो चाइनीज इंपेरियलिज्म कहां पे, तिब्बत वाले एरिया पे, और ब्रिटिश इंपेरियलिज्म कहां पे, इंडिया वाले एरिया पे। तो इंडिया और तिब्बत के बीच में या चाइना के बीच में कंफ्लिक्ट था, लेकिन रियल जो कंफ्लिक्ट था वो दो इंपेरियलिज्म के बीच में था, ब्रिटिश और चाइना के बीच में, ऐसा रामचंद्र गुहा का कहना है। फिर बाद में 1950s में 1957 में क्या होता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उस टाइम पे उन्होंने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, है ना। 1957 के पहले तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर का वो लोग रोड बनाते हैं, शिंजियांग जो है ऊपर से वहां से लेके बनाते हैं कहां तक, वेस्टर्न तिब्बत तक, यहां तक। और वो जो रोड है 1200 किलोमीटर की, उसका जो वंस वहां से जो पास होता है वो इंडिया के देखिए कि ये अक्साई चीन से पास होता है। और अक्साई चीन से कहां से पास होता है, इंडिया बोलती है कि हमारा जो बाउंड्री है ये वाला है। अब दूसरे कलर में आपको दिखा दे रहा हूं। इंडिया जो बोलती है कि हमारा क्या बाउंड्री है, आपको पता ही है, हमारा जो बाउंड्री ये वाला है। इंडिया बोलती है कि ये जॉनसन लाइन है, एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने ये लाइन बनाई थी जॉनसन लाइन। उसके हिसाब से जो अक्साई चीन आपका पार्ट है, हमारे कंट्री का पार्ट है, तो इंडिया इसको मानती है। इंडिया ने ये बोला कि चाइना जो है इसके 179 किलोमीटर जो है नीचे घुस गई। तो ये आपके पार्लियामेंट में जब न्यूज छपा, न्यूज जब आया, कहिए मैप छपा चाइना में और न्यूज आई इंडिया में, तो हम लोग घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। प्रॉब्लम क्या थी कि ये कराकोरम का एरिया है, हमारे लिए बहुत कम एक्सेसिबल है, चाइना के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिबल था। तो चाइना ने यहाँ पे रोड बना ली और हम कुछ नहीं कर पाए। तो वही जो यहाँ पे देखिए 1958 में चाइना में एक मैप निकलता है, उसमें अक्साई चीन को भी चाइना का पार्ट दिखाते हैं और साथ ही साथ आपका जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, मतलब आज का जो अरुणाचल प्रदेश है, वो भी चाइना का पार्ट दिखाते हैं। और यहीं से फिर नेगोशिएशन की शुरुआत होती है दोनों के बीच में, जवाहरलाल नेहरू के बीच में और चाइनीज प्रीमियर उस टाइम पे कौन थे, झाऊ थे, है ना। झाऊ जो थे चाइनीज प्रीमियर थे, दोनों के बीच में लेटर का एक्सचेंज होता है, लेकिन रिजॉल्व नहीं होता, नेगोशिएशन होता है और फाइनली जो है साइनो इंडियन वॉर हो जाता है 1962। उसी में जो है आपका एलएसी या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनता है। चाइना क्या करती है कि आपका अक्साई चीन पे तो कब्जा कर लेती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में चाइना क्या करती है, मैकमोहन लाइन के वो काफी नीचे आ गई थी, ऑलमोस्ट अरुणाचल प्रदेश ले लिया था, लेकिन समहाउ वो पीछे चली जाती है और आपका जो है अरुणाचल प्रदेश सेफ एंड सिक्योर रह जाता है। तो थोड़ा सुन लीजिए कि इंडिया चाइना वॉर जो हुई थी 1962 की, वो क्या हुई थी। वो मैप दिखाने के बाद, नेगोशिएशन के बाद वॉर हुई फाइनली। जो 1962 का समर था, जो गर्मियां थी 1962, उसके बीच में इंडिया और चाइना के बीच में सारे सेक्टर पे लड़ाई हुई, वेस्टर्न में भी हुई, ईस्टर्न में भी हुई। वो अलग बात है कि वेस्टर्न में उन्होंने अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया, ईस्टर्न वाला नहीं लिया, और वो अब उसको गलती मानते हैं और बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है। हम बोलते हैं कि अक्साई चीन भी हमारा है, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। ये लड़ाई हुई थी अक्टूबर 20, 1962 को
पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की जो कम्युनिस्ट आर्मी है वो लद्दाख में गई, उधर जो वहां पे जॉनसन लाइन को क्रॉस करके, और मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके वो अरुणाचल प्रदेश में गई। अक्टूबर 20 1962 को ये लड़ाई शुरू हुई थी और देखिए उसके जस्ट एक महीने बाद 19 नवंबर को 1962 में ही चाइना ने इंडिया को थोड़ा बेइज्जत करने के बाद यूनिलेटरली वो जो है सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, और जहां पे सीज फायर डिक्लेयर हुआ आपके अक्साई चीन में, वो जो है आपका क्या बन गया, लद्दाख में कहिए, अक्साई चीन तो हमारा है, चाइना के पास चला गया है, तो लद्दाख में जो सीज फायर लाइन जो डिक्लेयर हुआ वही जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन गया। तो चाइना ने हमारा अक्साई चीन ले लिया, लेकिन ईस्टर्न सेक्टर में वो मैकमोहन लाइन के काफी नॉर्थ चली गई, फिर से वो जो है हमारा सेफ एंड सिक्योर रह गया। तो जो अलग से थोड़ा वेस्टर्न सेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि डिस्प्यूटेड है बहुत ज्यादा। ईस्टर्न सेक्टर में भी डिस्प्यूट है, सेंट्रल सेक्टर में डिस्प्यूट नहीं है ऑलमोस्ट, जो सिक्किम वाला सेक्टर है, लेकिन मतलब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम नहीं कह रहा हूँ, जो आपका जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, वहां देखिए डिस्प्यूट बहुत कम है। लेकिन जो आपका ईस्टर्न सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश वाला, और इधर जो लद्दाख वाला है नॉर्दर्न सेक्टर या वेस्टर्न सेक्टर, वहां पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। तो वेस्टर्न सेक्टर जो है डिस्प्यूटेड एरिया, देखिए 1570 किलोमीटर लेंथ बताई थी। डिस्प्यूट है अक्साई चीन में। इंडिया कहती है कि ये लद्दाख का पार्ट है, चाइना कहती है कि नहीं, ये जो चाइना का जो सिंजियांग है जो कि तिब्बत से जोड़ना है उसका पार्ट है। इंडिया कहती है कि जो जॉनसन लाइन बनी थी 1865 में, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ने बनाई थी, उसके हिसाब से अक्साई चीन हमारा पार्ट है। जॉनसन लाइन आपको बताया था ना, जॉनसन लाइन जब आप ऐसे मैप बनाओगे तो ये वाला जो है आपका जॉनसन लाइन है। जॉनसन लाइन के हिसाब से आपका जो अक्साई चीन है इंडिया के लद्दाख का पार्ट है, 1865 में बना था। और चाइना क्या बोलती है, अब तो कहां है, अब क्या है, लद्दाख का पार्ट हो गया, पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था। चाइना बोलती है कि नहीं, मैकडोनल्ड लाइन चलेगा। मैकडोनल्ड लाइन देखिए जॉनसन लाइन के थोड़े दिनों बाद 1893 में बना था। इसके हिसाब से जो ये एरिया है, इसके हिसाब से जो एरिया है अक्साई चीन, वो चाइना के शिंजियांग का पार्ट है। ये भी देखिए ब्रिटिश ने बनाया था, लेकिन उसमें इंडिया को बुलाया ही नहीं, इंडियन किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया ही नहीं, सीधे सीधे चाइना को बैठा के बना दिया कि मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से जो अक्साई चीन चाइना का पार्ट है। तो हम बोलते हैं कि जॉनसन लाइन चाहिए, चाइना बोलते हैं कि नहीं, मैकडोनल्ड लाइन चाहिए। और जॉनसन लाइन को क्रॉस करके चाइना जो है 179 किलोमीटर ऑलरेडी अक्साई चीन को कब्जा कर चुकी है, और धीरे धीरे वो कोशिश करेगी कि पूरा जो है लद्दाख ले ले, ताकि उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहे। यही जो एरिया बना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो लद्दाख को सेपरेट करता है अक्साई चीन से, हमारा पार्ट है, हमारे अंदर ही घुस के हमें सेपरेट करता है, फिर भी हम शांत रहे हैं। ये बना कब था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? फाइनली 1993 में, सब चीजों से परेशान होकर बॉर्डर कन्फ्लिक्ट से, जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, वो चाइना गए और उन्होंने एक अग्रीमेंट किया कि यहाँ पे एक काम करिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बन गया उसको मान लीजिए, बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर डिमार्केट अभी तक नहीं हुआ। इंडिया 1000 बार कह चुकी बॉर्डर बना दो, बॉर्डर बना दो, चाइना नहीं बनानी चाहती, क्योंकि चाइना को तो और अंदर घुसना है, हमारे अंदर और अंदर जाना है, इंडिया का और पार्ट लेना है। लेकिन एक अग्रीमेंट साइन हुआ कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पे पीस और ट्रैंक्विलिटी, मतलब कि शांति जो है बनाए रखेंगे, संयम बनाए रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तब से चीजें जो ठीक थी। लेकिन जैसे ही डीएसडीवीओ रोड बनना शुरू हुआ है, चाइना ने कई बार इन्वर्जन किया और फाइनली उन्होंने हम पे अटैक भी कर दिया। 1996 में देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी साइन हुआ था कि कभी भी कोई झड़प हो जाएगी पेट्रोलिंग वगैरह में, तो एक दूसरे को विजिट करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, तभी कोई एक्शन लेंगे, अपनी मर्जी से यूनिलेटरल जो है कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब आप यहाँ पे आ जाइए, ये मैप मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है। ये देखिए आपका पाकिस्तान के साथ ये वाला जो है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है, राइट, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड एरिया, ये सक्षम वैली है, ये पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान से निकाल के क्या किया है कि चाइना को बेच दिया। तो हमें तो सक्षम वैली भी चाहिए, ये गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए, है ना, और हमें जो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है पीओके, ये भी चाहिए। ये सारा जो है इंडिया का पार्ट है। ओके, ये तो आपका हो गया एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ। चाइना के साथ जो आपका लाइन है, ये देखिए ये वाला जो बन रहा है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और यहाँ थोड़ा सा ऐसे खींच दीजिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है, ये 5 में से इधर ही चल रहा है कन्फ्लिक्ट, उसको समझने की कोशिश करिए कहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। सबसे नॉर्थ में जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये दौलत बेग ओल्डी है। दौलत बेग ओल्डी पे भी चाइना जो है इंडियन आर्मी को फेस कर रही है। यहाँ पे एक रिवर आती है गलवान रिवर, और ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं श्योक रिवर, उससे मिल जाती है। श्योक रिवर कहाँ से निकलती है? श्योक रिवर देखिए यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर के पास ही रीमो ग्लेशियर है, सियाचिन से नुब्रा रिवर निकलती है, और आपका जो रीमो ग्लेशियर है उससे जो है श्योक रिवर निकलती है, ऐसे बहती है, ऐसे बह के जो है वो दुर्बाक से होके आपके बाद में गिलगित बल्तिस्तान में जाके इंडस से मिल जाती है। ये लोकेशन है ना, यहाँ से देखिए, तो एक तो हो गया आपका सबसे पहला लोकेशन जहां पे झड़प होने को है, हुई नहीं है समझ लीजिए, वो हो गया दौलत बेग ओल्डी, जहां पे हमारा एयर स्ट्रिप है हाईएस्ट। ये जो है गलवान वैली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गलवान रिवर आके आपके श्योक रिवर से मिल रही है। यहीं पे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, जहां पे झड़प हुई थी रात में। और उसके नीचे आप चले जाएं तो ये देखिए पैंगोंग सो है,
यहाँ पे झड़प चल रही है फिंगर एरिया के लिए। और ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं देमचौक एरिया है, इसको इंडिया एडमिनिस्टर करती है, यहाँ पे जो फेस ऑफ हो रहा है 4 लोकेशन में फेस ऑफ हो रहा है। जो आपकी रोड बनने वाली थी वो ऐसी थी, कुछ बन गई है, इनफैक्ट बनने वाली की आपकी रोड बन चुकी है। यहाँ से लेह से चलती है, यहाँ तक पहले बना हुआ था, दुर्बाक तक पहले बना हुआ था। अब ये दुर्बाक से लेके हमने जो है ऐसे गलवान वैली से होके यहाँ पे आपके बना दिया है, कहाँ के लिए, दौलत बेग ओल्डी के लिए। यही इशू था। अब बाकी ये रात में क्या हुआ था आपको सबको पता है। चाइनीज लोगों के साथ चाइनीज लोग पहले तो देखिए यहाँ एलएसी को क्रॉस करके इधर आ चुके हैं हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट के पास। अब यहाँ पे हमारा आईटीबीपी का बेस है। अब ये बेस काफी इनसिक्योर हो रहा है क्योंकि चाइना जो है यहाँ पे पहाड़ियों पे चढ़ गया है, अपने आर्मी वालों को पहाड़ियों पे डाल दिया, तो वहां से हमारे जो वैली पे नजर रख पा रहे हैं, हमारे रोड पे वैली पे नजर रख पा रहे हैं, और कभी भी उसको उड़ा देंगे तो एक खतरा है। तो हमने बोला कि आप जो है एलएसी पे ये वादा हुआ था कि पीछे जाओगे, तो हमने बोला कि आप भी पीछे जाओ, हम भी पीछे जाएंगे, ये बात हो गई थी। लेकिन जब देखा गया कि रात में बिहार रेजिमेंट के संतोष बाबू ने देखा कि वो तो टेंट बना के फिर से खड़े हैं, तो उन्होंने बोला कि टेंट हटाओ, तो वो नहीं माने, तो उन्होंने टेंट जला दिया। उसके बाद क्या होता है, चाइनीज आर्मी जो है, हमारे तो लगभग 50 लोग ही थे, ऑलमोस्ट वो 300-400 लोगों के साथ इन पे अटैक कर देती है। रॉड वगैरह देखिए जिनमें कि काफी कीलें लगी हुई थी, उनसे अटैक करती है। देखिए वहां पे आर्मी जो है आर्म्स रखती है अपने पास, लेकिन ये अग्रीमेंट है ऑलमोस्ट की जो है 1993 से, कि जो है आर्म निकालेंगे नहीं, फायर आर्म नहीं निकालेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, ये स्टिक से उसमें जो है कीलें लगी हुई थी, उससे हमारी आर्मी पर अटैक कर दिया। अब वो क्या है कि सब जीरो टेम्परेचर था, तो थोड़ी ब्लीडिंग हुई तो डेथ हो सकती है। फिर वो कई लोग जो थे वो चोटी से गिर गए, क्योंकि आपको पहले मैंने बताया बड़ी बड़ी चोटियां हैं यहाँ पे, 13,000 फीट की ऊंचाई है। गलवान रिवर के वैली में गिर गए, गलवान रिवर में गिर गया वैली में, तो उससे कई लोगों को चोटें आई, उससे जाने गई हैं बहुत ज्यादा। बाकी तो कील से आप समझ ही रहे हो। तो ये जो हुई थी वो रात की चीज थी। और ये फॉरेन मीडिया, इनफैक्ट यूएस का इंटेलिजेंस एजेंसी कह रहा है कि चाइना के ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन वो आपको बताएगी नहीं, क्योंकि चाइना की बेइज्जती होती है। चाइना के कई सारे झगड़े हैं, अगर किसी को ये दिखेगा कि चाइना किसी से दब सकती है, उसके आर्मी के लोग भी मारे जा सकते हैं, तो बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ब्रिटिश के टाइम पे जब ब्रिटिश कहीं हारते तो इंडिया के जो स्वदेशी लोग थे, जो आंदोलन कर रहे थे, इनको भी जोश आता था, जो रिवॉल्यूशनरी थे इनको भी जोश आता था कि हाँ, ब्रिटिश को हराया जा सकता है। अगर चाइना एक जगह दिखेगा कि हार रही है, कमजोर पड़ रही है, तो उसका तो देखिए साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, मंगोलिया के साथ, है ना, उइगर मुस्लिम का प्रॉब्लम, चाइना का तो हर किसी से प्रॉब्लम है, कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ। तो एक बार अगर चाइना का कॉन्फिडेंस हिलेगा तो सारी कंट्री जो है पार में आ जाएंगी और चाइना को जो है मुकाबला करने की तैयार हो जाएंगी। इसलिए चाइना जो है ये चीजें जो है छुपाना चाहता है। यही देखिए, ये लोकेशन मैंने आपके लिए बनाया था, तो यही 4 लोकेशन है। ये हो गया आपका दौलत बेग ओल्डी, ये हो गया गलवान वैली, ये हो गया आपका पेंगोंग सो, और ये हो गया देमचौक। यहाँ चारों लोकेशन पे तो देखिए फेस ऑफ चल रहे हैं। और आपकी जो रोड बनी थी आपकी देखिए, लेह से लेके दुर्बाक से लेके ऐसे जाके दौलत बेग ओल्डी की आपकी जो है रोड बन गई है। यही सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया है और आपको ऐसे लेक्चर और चाहिए, तो आप प्लीज़ जो है कमेंट करके मुझे बताएं, और मैं अभिनव सिंह आपका साथ दूंगा और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए जो है फिर से लेकर आऊँगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।